शहरों में बैठे हुए कुछ इंटेलेक्चुअल्स इन चीज़ों को कवर फायर दे रहे हैं, इनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसा एक एरिया है जहाँ पे ये सब हो रहा है और इसके अगेंस्ट एक तो 90% लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इतना अज्ञान है। तो ये विषय लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देश की जो सिनेमा की जो एक्चुअल रोल होना चाहिए था उस जगह से दूर हटाने के लिए एंटरटेनमेंट की एक गलत डेफिनेशन हमारी आम लोगों को समझाया गया था। देखिए, हम तो नहीं चाहते कि कोई कंट्रोवर्सी हो, हम तो अपनी फिल्म बनाते हैं और हम अपनी फिल्म को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बनाते हैं। जब दादा ने मुझे बस्तर का एक पूरा रिसर्च दिखाया, मैंने वहाँ का पूरा वायलेंस देखा। 76 जवान को जब बस्तर में नक्सलियों ने मार दिया, वो तो पूरी दुनिया को पता है। और तब जेएनयू में सेलिब्रेशन हुआ, हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जवानों की मौत पे सेलिब्रेशन होना, इससे हम तब भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं। उसके बाद मैंने और बहुत कुछ देखा उस रिसर्च में। एक 4 महीने के बच्चे को आयरन के रॉड से मार के सर फोड़ के मार दिया गया। 8 बच्चों को अपनी माँओं से छीन के आग में जिंदा जला दिया गया। और कई ऐसे एपिसोड हैं, कहीं 36 जवानों को मार दिया, 8 जवानों को मार दिया, अभी 15 दिन पहले 4 जवानों को मार दिया। फिर हम बस्तर जब गए तो हमने देखा कि रास्ते नहीं बन सकते, ऑर्डर है, रास्ते बनाएंगे तो गोलियां चलेंगी, स्कूल नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा, भारत का झंडा आप नहीं फहरा सकते। आप जब ये सब देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि शहरों में बैठे हुए कुछ इंटेलेक्चुअल्स इन चीज़ों को कवर फायर दे रहे हैं, इनको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमारे देश के अंदर ऐसा एक एरिया है जहाँ पे ये सब हो रहा है और इसके अगेंस्ट एक तो 90% लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैं आज भी मेरे कई दोस्तों को बताता हूँ कि कौन सी फिल्म बना रहे हो, वो बस्तर, वो क्या है, बस्तर का मतलब क्या होता है? अरे भाई, बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर एक इलाका है, बस्तार। इतना अज्ञान है। तो ये विषय लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगा। मुझे लगा कि ये मेरा एक फ़र्ज़ है कि ये विषय केरला स्टोरी की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसे लोगों के सामने लाना ही चाहिए। देखिए, हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा हो सकती है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का विरोध कर सकते हैं, आपका हक है और ये हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लेकिन जब आप देश के अगेंस्ट हो जाते हैं तब प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि ये समस्या लोगों के सामने ले जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक माहौल खड़ा होगा कि इनका विरोध होगा और इस समस्या का जड़ से निराकरण होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है और उसी उम्मीद से हमने इस फिल्म को बनाया है। दादा, कब आपके ध्यान में आया, कब कैसे रिसर्च थोड़ा इसके बारे में बताया, आपको कब मन में आया? मेरा जो जन्म स्थान है वो है जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट की हिस्सा है। 1967 में जब कम्युनिस्ट पार्टी 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था, एक पार्ट जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हाथ मिलाया और एक पार्ट जो बंदूक उठा लिए थे, वो उस दिन की जो इंसिडेंस था, जुलाई 14 की जो इंसिडेंस था जहाँ पे 6 ज़मींदारों को मार दिया गया था बड़े बाज़ार में, वो मेरे घर से 40-45 किलोमीटर दूरी में थे। तब मैं जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जो रिपल इफेक्ट था, फॉल आउट था, वो पूरे वेस्ट बंगाल को झंझोर के रख दिया था। आई मीन, एक स्कूल कॉलेज बंद हो गया और वो नॉर्थ बंगाल से कलकत्ता की तरफ, साउथ बंगाल की तरफ गए और इवेंचुअली वो बिहार, झारखंड होते हुए उड़ीसा, महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना में तब तक तेभागा मूवमेंट चल ही रहा था। तो ये सब जो देखा, वो बचपन में मैं इनके साथ जिया और मेरी फैमिली में भी कुछ लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। तो रोज़ वही टॉपिक पे डिस्कस होता था, वही डेड बॉडीज़ देखते थे, रास्ते के किनारे डेड बॉडी पड़े रहते थे। तो फिल्म बनाने से पहले एक ओरिएंटेशन हो गया था दिमाग में इस माओइस्ट मूवमेंट की, नक्सलाइट मूवमेंट की। फिर जब बड़े हुए, जब स्कूल से कॉलेज आए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, तब हमें लगा कि एक
ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ मौत की खेल और किसानों की मामला नहीं है, ये बहुत बहुत लार्ज एक पर्सपेक्टिव है। तब पता चला कि चाइना से डिक्टेट आता था कि कैसे ये मूवमेंट चलेगा। माओ सेतुंग का सारे पर्चा आते थे और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो तब से मुझे लगा था कि इसकी जड़ तक जाना है, समझना है। लेकिन जब तक मैं फिल्म बनाने की सिलसिले में उस एज पे आया, तब तक इस पोर्शन से, नॉर्दर्न पोर्शन से मूवमेंट साउथ में चले गए थे। बस्तर में 1967 ऑनवर्ड, 72 के बाद से तो बस्तर उसकी कैपिटल बन गया था। तो फिर मैंने बस्तर जाना शुरू किया, जानने के लिए, समझने के लिए। कई सारे कॉन्टैक्ट्स हमने ढूंढ के निकाला, जो बस्तर में जाके अपना वो कर लिए, हाइड आउट ढूंढ लिए थे। तो वो करते करते जब मटेरियल साथ में आए तो हमें लगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और यूनाइटेड नेशंस एक लिस्ट निकालते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि आईसिस है दुनिया की सबसे खतरनाक संगठन, उसके बाद बोको हराम, उसके बाद इंडियन माओइस्ट CPI-ML। तो एक साथ दोनों सब्जेक्ट इंटरेस्ट किया था। आईसिस का प्लॉट था जो हमारी देश को ख़त्म करने के लिए, केरला स्टोरी में हमने उसको एक्सपोज किए। और इंडियन माओइस्टों के ऊपर कुछ बोलने के लिए जितने भी फिल्म पहले बना, वो वही शहरी माइंडसेट से इनको रॉबिनहुड बना के पेश किया जाए, ये दिखाया जाए कि सिस्टम के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जो रियल इनसाइट है, इनकी जो रियल प्लाइट है, जो वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल में निकाला था, 100 years ऑफ माओइस्ट मूवमेंट, 100 million डेथ, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए बस्तर जाना पड़ेगा। और वही जर्नी हमारी फिल्म की सब्जेक्ट है। इसीलिए सवाल भी ज़्यादा उठे ना, बैक टू बैक आपने केरला स्टोरी में इतना कंट्रोवर्सी, इतना गुस्सा झेला लोगों का। बड़े उन्होंने माफ़ी मांगी आपसे, हम लोगों ने फॉलो किया। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई ऐसा विवाद है जिससे किसी को नुकसान होगा क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सिनेमा हमेशा जो रोल, हिस्टोरिकली जो रोल प्ले करते आए हुए है, ये भी एक बहुत बड़ा साजिश की हिस्सा है। जो टॉपिक पे हम अभी जाना नहीं चाहते हैं कि हमें देश के लोगों को देश की समस्या से दूर रखने की एक साजिश है। राज कपूर ने बोला था कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम सपना बेचते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देश की जो सिनेमा की जो एक्चुअल रोल होना चाहिए था, उस जगह से दूर हटाने के लिए एंटरटेनमेंट की एक गलत डेफिनेशन हमारी आम लोगों को समझाया गया था। एंटरटेनमेंट की एक्चुअल जो मीनिंग होना चाहिए था, वो हमने रशिया में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, चाइना में जब कम्युनिस्ट पार्टी की रिवॉल्यूशन हुआ था, या साउथ अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था, हमने देखा सिनेमा कितना बड़ा रोल प्ले किया है, समाज बदलने की रोल किया है सिनेमा ने। हमारे देश में कभी कभी स्पोराडिकली हुआ है, लेकिन एक मूवमेंट की तरह नहीं बना उस तरह की सिनेमा। हम सिनेमा देखने जाते हैं तो डांस देखेंगे, गाना सुनेंगे, कहानी देखेंगे, आ जाएंगे, लेकिन उसकी जो जागरूकता करने वाले जो पहलू है, उसको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो विपुल जी और मेरी ये एक्सपेरिमेंटेशन था कि देश की जो रियलिटी है, हम उसके ऊपर भी फिल्म बनाएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड उसी की नतीजा है केरला स्टोरी एंड बस्तर। विपुल जी, आपने बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्में बनाई हैं, अमिताभ बच्चन के साथ, अक्षय कुमार के साथ। उन फिल्मों से किस तरफ आपका झुकाव कब हुआ और कैसे हुआ? नहीं, ऐसा कोई प्लान डिसीजन नहीं था। मैं थिएटर का बंदा हूँ और थिएटर में मैंने हर किस्म के प्ले किए हैं, इंटेंस सब्जेक्ट्स पे काम किया है। इस टाइप के सब्जेक्ट मैं थिएटर में भी कर चुका हूँ। इन 2 फिल्मों के अलावा मैंने डिज्नी हॉटस्टार पे एक शो बनाया था, ह्यूमन करके। उस ह्यूमन में हमने ह्यूमन ड्रग टेस्टिंग का जो फेज़ 1 होता है, उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, कैसे लोगों की जानों के साथ खेला जाता है, वो एक एक्सपोजे था। और फिर ये 2 फिल्में भी हैं। तो ये कोई मेरे सिस्टम के बाहर का विषय नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी फिल्मों को भी देखेंगे, पूरे मेरी 23 साल की फिल्मोग्राफी में मैंने कभी भी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो भारत के किसी भी हित के अगेंस्ट हो।
तो मैं जो हूँ वो किसी मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट हूँ। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरा देश है, इसने मुझे सब कुछ दिया है। तो मुझे जब जब ऐसा कुछ मिलता है, अब दादा से पहले लोग मेरे पास ऐसे आते नहीं थे, लोगों को लगता था कि ये तो कमर्शियल फिल्में ही बनाएगा। जब दादा आए और उन्होंने ये सब्जेक्ट मुझे दिए तो मैं एकदम कंपेल हो गया कि ये तो मुझे करना ही है। तो ये जर्नी मेरे लिए कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थी, या ये ट्रांजिशन कोई बहुत मुश्किल नहीं था। आगे भी मैं कमर्शियल फिल्में भी बनाऊंगा और ऐसी फिल्में भी बनाऊंगा, दोनों तरफ की फिल्में बनेंगी। जो भारत के खिलाफ सुपर जिस तरह का सिनेमा बनाने की कोशिश होती है, वो भी विद इन इंडस्ट्री लोग हैं और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बनाते हैं। मगर आप लोग जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ बनाते हो उसको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरा विरोध भी कर रहे हैं वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, करिए आप विरोध। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि आप तथ्यों पे विरोध नहीं करते। आप तथ्यों पे विरोध करिए ना हमारी फिल्म का। आप क्योंकि आपके पास कोई बहुत लॉजिकल फैक्ट्स नहीं है इसलिए आप कह देते हैं ये प्रोपोगेंडा है या ये झूठी फिल्म है, तो उससे कोई बात नहीं बनती। तब डिबेट का स्तर बहुत नीचा हो जाता है। आप मेरे साथ डिबेट करिए कि दांतेवाड़ा बस्तर के अंदर रास्ते बनाने की छूट है, आप झूठ बोल रहे हो। बस्तर के अंदर भारत का झंडा हर घर में लहराने की छूट है, आप झूठ बोल रहे हो। बस्तर में 76 जवानों को नहीं मारा, आप झूठ बोल रहे हो। जेएनयू में उसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुद्दे लेके आइए, आप ये मुद्दे लेके आइए कि 4 महीने के बच्चे को जिन लोगों ने सर पे सलिया मार के मार दिया वो सही थे। आप अपने सही का लॉजिक लेके आइए, मेरे साथ डिबेट करिए। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम झूठे हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम प्रोपोगेंडा हैं, तो फिर मुझे लगता है कि वो डिबेट का स्तर नहीं है, उसमें मुझे नहीं इन्वॉल्व होना है। लेकिन अगर आप मुद्दा लेके आएंगे, जैसे एक सवाल उठा था केरला स्टोरी में कि 32,000 का नंबर कहाँ से आया। अब देखिए, जब हमने 32,000 के नंबर को एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो बनाया, 16-17 मिनट का वीडियो है, यूट्यूब पे आज भी अवेलेबल है, वो हमने 6 जून को अपलोड किया है, उस पर कोई बात नहीं करता। वो वीडियो देखने के बाद हमें किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना किसी ने हमारे साथ डिबेट किया। तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत लॉजिकल डिबेट था। आपको लगता है हमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, आपने सवाल उठाया, हमने आपको उसका जवाब दिया, उस जवाब के बाद आप चुप हो गए, ये आपका डिसीजन है। क्यों चुप हो गए ये आपको पता, हमें पता है कि हमने सच बोला, इसलिए आपके पास अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रह गया। तो मुद्दा क्या है कि विरोध करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमारा विरोध कर सकता है। जितनी फ्रीडम मुझे इस मुद्दे पे बात करने की है उतनी ही फ्रीडम उस इंसान को है जो मेरा विरोध कर रहा है। लेकिन विरोध तार्किक होना चाहिए, फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। दादा, जितनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, गूगल पे है, फिल्म के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में, आपके फिल्म में ऐसा क्या अलग होगा या क्या अलग जानकारी आप देंगे जो लोगों को अपडेट होगा इससे? यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ में अगर आप जाएंगे, बस्तर साइड में जाएंगे, वहाँ के लोगों को हमारी शहरी जर्नलिस्टों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो बोलते हैं यहाँ पे अगर 50 लोग एक साथ नहीं मरते हैं तो नेशनल मीडिया हमारे पास नहीं आता है। तो न्यूज़पेपर में या यूट्यूब में जो वीडियो वगैरह देखेंगे ना, वो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वाली है। हमने बार बार उधर गए, मैं तो शायद 100 बार गया। जाने के बाद मैं एकदम बारीकी से उस सब्जेक्ट को समझने लगे। गए उधर छोटे छोटे गांव में जहाँ पे नॉर्मली लोग जाना पसंद भी नहीं करते हैं, उन महिलाओं से मिले जिनके हस्बैंडों को जला दिया गया था। कोंटा करके एक जगह है बीजापुर में, एकदम सदर्न टिप ऑफ छत्तीसगढ़। वहाँ पे एक ऑर्फेनेज है, अनाथ आश्रम है। आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे अभी राइट नाउ 450 बच्चे हैं। हर बच्चे की बैकग्राउंड ये है जिसकी माँ बाप को उनकी बच्चों की आंखों के सामने मारा गया। उस 450 बच्चे वो कहानी बताएगा। वहाँ पे एक लड़की है जिनके साथ मेरा अच्छे दोस्ती मैंने बनाना पड़ा था, जिसको 2 बार घर से किडनैप करके लेके गए माओइस्टों ने। पहले बार लेके गए क्योंकि वो बच्ची का गलती क्या था मालूम है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं।
क्योंकि ये लोग गांव में जब जाते हैं ना, गाना गा के लोगों को इकट्ठा करते, तो उनको सिंगर्स की बहुत ज़रूरत है। तो वो बच्ची को लेके गए अपने माँ बाप से छीन के, 9 साल उम्र में। वो रात को 15-20 दिन बाद भाग के आए, करीबन 30-40 किलोमीटर पैदल जंगल के अंदर चल के आए। फिर दोबारा उसको लेके गए और उसको सबक सिखाने के लिए उसकी माँ बाप को मार दिया उसके आंखों के सामने। और इतने बर्बरता से मारते हैं ना, आपको अगर मारना है, वो सुबह आपके पास आएंगे, आपसे एक गड्ढा खुदवाएंगे, उसके अंदर आपको डालेंगे, उसके बाद मिट्टी देके आपका इतना तक निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका एक आँख निकालेगा, दूसरे आँख निकालेगा, कान काटेगा, वो सब गांव वालों को दिखाएगा। और रात को ये चलेगा पूरे दिन भर। उसका जान इतना सा अटका हुआ होता है, रात को जब चले जाएंगे गोली मार के चले जाते हैं। ये बच्चों को देखने के लिए मजबूर करते हैं। ये 450 बच्चे जो उस पंचशील आश्रम में है ना, ये एक एक बच्चे ये कहानी बताएगा उसके माँ बाप को कैसे मारा है। तो ये बच्चों के पास पहुँचे, इनसे बात किए, तो ये सारे कहानी कभी बाहर नहीं आए। तो वो लेके आके विपुल जी से बात की, हमने स्क्रिप्ट का काम शुरू किया। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ये जो बस्तर द नक्सल स्टोरी जो आने वाले हैं 15 मार्च को, इसमें आपको ऐसे कहानी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा हर मोमेंट में, 2 घंटे में, जो कभी नहीं सुने, कभी नहीं देखे हमने। जो इसके टाडमेटला का जो कहानी 76 जवानों को मार दिया गया था, ये इतना घना जंगल के अंदर था, 76 जवानों को डेड बॉडी रखने की जगह नहीं था, दोनों पैर के बीच में स्टैक करके डेड बॉडी रखा हुआ था। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा किए और उसके बाद हम लोगों ने बैठे। तो इसलिए हमने, हमारी जो फिल्म की प्रोटैगनिस्ट है आधा गई उधर जाके उनकी लैंग्वेज समझे। पुलिस वहाँ की जो CRPF जवान है उनके साथ जंगल भी गए, क्योंकि हम चाहते थे फिल्म जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक हो उतना ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप फील करेंगे कि हमारी जर्नी था कि आपको हम फिल्म के जरिए छत्तीसगढ़ ले जाया जाए, बस्तर ले जाया जाए, ताकि वहाँ की रियलिटी को आप समझ सकें। कहाँ शूट किया था आपने? वैसे तो हमने यहाँ बम्बई और गुजरात के बीच में कुछ जंगल हैं, वहाँ पे अंदर जाके बहुत लॉजिस्टिकली बहुत मगजमारी वाली शूटिंग थी, क्योंकि वहाँ ना इक्विपमेंट अंदर जा सकते थे, ना वैनिटी वैने, ना जनरेटर, ना कैमरा की गाड़ी। तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। और हमने कुछ दिन जो है वो गढ़चिरौली से छत्तीसगढ़ की ओर गए और गढ़चिरौली से भद्रकाली जो एक एरिया है वहाँ शूट किया, गढ़चिरौली के कुछ और एरियाज़ में शूट किया। तो क्योंकि हमारी कोशिश ये रही कि हम फिल्म को बिल्कुल आपको छत्तीसगढ़ दिखाएं क्या है, और वो क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये सब हमें पता था कि ये चैलेंजेस आएंगे, हम इसके लिए तैयार थे। और ऐसा होता है ना कि जब आपके चैलेंजेस बढ़ते हैं तो आपकी टीम जो है वो और जुड़ जाती है, आपकी टीम और एक टीम स्पिरिट के साथ काम करती है। तो हमारी पूरी टीम ने बहुत दिल से काम किया और इसीलिए वो शूटिंग जो था वो कितना भी मुश्किल था पर था मज़ेदार। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।